हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी भी पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जाम में लगभग 10 दिन रह गए हैं और अब तक हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अब तक जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास किया है, जिनका लाभ आपको एग्जाम हॉल में होगा। हमारा आज 11वां प्रैक्टिस सेट है। हमारा पहला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ए इथियोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पैरासिटोलॉजी, डी मेलोकोलॉजी। ए इथियोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पैरासिटोलॉजी, डी मेलोकोलॉजी। मेलोकोलॉजी। इसका जो सही आंसर वो है ए एंटीमोलॉजी। ए इक्तोलॉजी, इसे वो कहते हैं मत्स्य पालन, मत्स्य की संरचना की संरचना। पैरासिटोलॉजी जो है परजीवी जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। और मेलोकोलॉजी इसका होता है, ये होते हैं मोलाको, मोलाको और उसके खोलों का अध्ययन, खोलों का अध्ययन। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस पादप का संग्रहण अंग तना नहीं है? इनमें से किस पादप का संग्रहण अंग तना नहीं है? ए गन्ना, बी अदरक, सी आलू, डी शकरकंद। ए गन्ना, बी अदरक, सी आलू, डी शकरकंद। इसका जो सही आंसर है वह है डी शकरकंद। ये है इसका जो अंग है वह है जड़ या कुंभी, इसको कुंभी भी बोलते हैं। और ये तीनों, इनका अंग है तना। गन्ना, अदरक और आलू, इन तीनों का अंक है, संग्रहण अंक है तना। शकरकंद का संग्रहण अंक है जड़। हमारा अगला प्रश्न है, किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है? किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है? ए हड्डी का चूरा, बी यूरिया खाद, सी हरी खाद, डी नील हरित तेवार। ए हड्डी का चूरा, बी यूरिया खाद, सी हरी खाद, डी नीला हरित शैवाल। इसका जो सही आंसर है वह है डी नीला हरित शैवाल। अगर इसकी बात करें हम नीला हरित शैवाल की, तो ये एक सूक्ष्म पेकेरिया पेकेरियाटिक शैवाल है। और अगर हम एजोला की बात करें, एजोला क्या होता है? ये एक जलीय फर्ण होता है, जलीय, ये फर्ण होता है, जलीय फर्ण, जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक
के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में क्या नहीं पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी प्रोटीन, सी विटामिन सी, डी कार्बोहाइड्रेट। ए कैल्शियम, बी प्रोटीन, सी विटामिन सी, डी कार्बोहाइड्रेट। इसका जो सही आंसर है वह है सी विटामिन सी। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, पूर्ण आहार कहा जाता है, कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी रक्त प्लाज्मा, डी हीमोग्लोबिन। ए आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी, सी रक्त प्लाज्मा, डी हीमोग्लोबिन। इसका जो सही आंसर है डब्ल्यूबीसी, इसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं। इसका जो कार्य है यह संक्रमण स्थल से, संक्रमण स्थल से स्थल पर पहुंचकर हानिकारक हानिकारक जीवाणुओं जीवाणुओं विषाणुओं विषाणुओं हानिकारक जीवाणु विषाणु को नष्ट कर देता है, को नष्ट कर हमें संक्रमण से बचाता है, हमें संक्रमण से बचाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन इनमें से किसमें सम्मिलित है? भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन इनमें से किसमें सम्मिलित है? ए मूल अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी मूल कर्तव्य, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ए मूल अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी मूल कर्तव्य, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका जो सही आंसर है वह है डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये होता अनुच्छेद 39 घ में होता है। और जो अधिनियम था ये था समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे इसमें स्त्री हो या पुरुष, उन दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये जो अधिनियम था समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में ये पारित किया गया था। और इसका जो अनुच्छेद है 39 घ है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है? निम्न में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया? संविधान 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 46वां संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी कि संविधान है ये तो 44वां संशोधन और ये 42वां संशोधन, ये 44वां और ये 46वां। इसका जो सही आंसर है ये है 44वां संशोधन द्वारा। जी। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये अब एक कानूनी अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 300 कै में सम्मिलित है। हमारा अगला प्रश्न है, बम्बई बम्बई मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? बम्बई मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? ए 1862 में, बी 1851 में, सी 1871 में, डी 1881 में। ए 1862, बी 1851, सी 1871, डी 1881। इसका जो सही आंसर है वो है ए 1862 में इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। अरे ये जो अधिनियम था ये था ब्रिटिश ये था ब्रिटिश संसद ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया था। अधिनियम पारित किया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1862 में। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी राज्य के अध्यक्ष द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसके अगर हम सदस्यों की बात करें, ये जो आता है लोक लेखा समिति आता है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 लोक लेखा समिति की बात करें इसमें तो 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के विपक्ष का ही होता है। वो लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता को बनाया जाता है। नेता को बनाया जाता है। बनाया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। इसका जो सही आंसर हुआ है सी समवर्ती सूची। इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। संघ सूची इस पर केंद्र सरकार बनाती है, केंद्र सरकार। राज्य सूची इस पर बनती है राज्य सूची, राज्य सूची। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है कोयला भंडार, बी यूरेनियम भंडार, सी लोहैसक भंडार, डी सोना भंडार। ए कोयला भंडार, बी यूरेनियम भंडार, सी लोहैसक भंडार, डी सोना भंडार। इसका जो सही आंसर है वह है सी लोहैसक भंडार। सुपीरियर झील की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। अगर इसकी स्थिति की बात करें कहाँ स्थित है तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका और कनाडा, कनाडा की सीमा पर है, और कनाडा की सीमा पर है, सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी दमन और दीव, डी दादर और नागर हवेली। ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी दमन और दीव, डी दादर और नागर हवेली। इसका जो सही आंसर है वह है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका जो घनत्व है वह है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप की बात करें यह है, इसका है 2149 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी इतने 1 किलोमीटर में इतने व्यक्ति रहते हैं। दमन दीव की बात करें तो इसकी है 2196 प्रति वर्ग किलोमीटर। दादर नागर हवेली इसकी है 700 वर्ग किलोमीटर। और अधिकतम की बात करें हम, जो अधिकतम है, अधिकतम न्यूनतम तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसके है 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अधिकतम है दिल्ली, इसका है अधिकतम घनत्व, इसके है 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 11,297 व्यक्ति रहते हैं। अगर हम भारत की बात करें, जो भारत है उसका है 382 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल ब्राजील की उत्पादित फसल है? इनमें से कौन सी फसल ब्राजील की उत्पादित फसल है? ए रबड़, बी कहवा, सी जैतून, डी गन्ना। ए रबड़, बी कहवा, सी जैतून, डी गन्ना। इसका जो सही आंसर है वह है डी गन्ना। यह ब्राजील की उत्पादित फसल है। सबसे अधिक रबड़ ये होती है थाईलैंड में सबसे ज्यादा, थाईलैंड में सबसे अधिक इसका क्या उत्पादन होता है? कहवा, ये भी ब्राजील में होता है। ब्राजील में सर्वाधिक होता है जैतून, ये होता है जैतून, ये होता है स्पेन में। गन्ना होता है रबड़ थाईलैंड में, कहवा ब्राजील में, जैतून स्पेन की फसल है और गन्ना ये भी ब्राजील की सर्वाधिक उत्पादित फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ए भोरघाट, बी पालघाट, सी खैबर दर्रा, डी थालघाट। ए भोरघाट, बी पालघाट, सी खैबर दर्रा, डी थालघाट। इसका जो सही आंसर है सी खैबर दर्रा। यह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पख्तूना खवा खवा पख्तूनख्वा प्रांत में, प्रांत यानी कि राज्य। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो यह है गुजरात से लेकर केरल तक 1600 किलोमीटर तक फैला है, 1600 किलोमीटर तक फैला है। अगर हम बात करें भोरघाट और थालघाट की, भोर व थालघाट, तो ये दोनों हैं महाराष्ट्र में, ये दोनों महाराष्ट्र में। बात करें हम पालघाट की, तो ये है केरल में, ये केरल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की महान झील में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? उत्तरी अमेरिका की महान झील में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? ए सीमेंट उद्योग, बी लोक अयस्क उद्योग, सी खाद्य एवं रासायनिक उद्योग, डी इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग। ए सीमेंट उद्योग, बी लोहैस्क उद्योग, सी खाद्य व रासायनिक उद्योग, डी इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग। इसका जो सही आंसर है वो है डी इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग। उत्तरी अमेरिका की 5 झीलें हैं, ये 5 झीलें हैं जो सभी लगभग एक साथ ही हैं। ये है इसमें सुपीरियर झील, सुपीरियर एक सुपीरियर झील है। फिर है हुरॉन झील, फिर है मिशिगन झील, एक है ईरी झील और ओटारियो झील। ये पांचों झीलें एक साथ हैं उत्तरी अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के बर्तन किस जिले से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के बर्तन किस जिले से संबंधित हैं? ए खुर्जा जिला, बी निजामाबाद जिला, सी फिरोजाबाद जिला, डी मुरादाबाद जिला। ए खुर्जा जिला, बी निजामाबाद जिला, सी फिरोजाबाद जिला, डी मुरादाबाद जिला। इसका जो सही आंसर है ए खुर्जा जिला। ये है। अगर बात करें हम निजामाबाद जिला, ये है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध, चीनी
मिट्टी के बर्तनों के लिए। फिरोजाबाद ये है पीतल के बर्तन और चूड़ियों के लिए, कांच की जो चूड़ियां है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जिले की बात करें तो ये शीशा के लिए प्रसिद्ध है, शीशा के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी का बर्तन खुर्जा जिला से। निजामाबाद है यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन। सी फिरोजाबाद यहाँ पीतल के बर्तन और चूड़ियां। मुरादाबाद यहाँ से शीशे के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, बनारस विश्वविद्यालय काशी या बनारस, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। ए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी बनारस विश्वविद्यालय, डी लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका जो आंसर वो है बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। चौधरी चरण सिंह की बात करें, इसका हुआ था 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं बनारस विश्वविद्यालय की, इसकी जो स्थापना हुई थी 1916 में। इसका जो पूर्व नाम था वो था काशी विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। लखनऊ की बात करें तो जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में, 1921 में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का संबंध कर्मा और शिला नृत्य से है? उत्तर प्रदेश के किस जिले का संबंध कर्मा और शिला नृत्य से है? ए मिर्जापुर, बी बुंदेलखंड, सी मिर्जापुर व सोनभद्र। सोनभद्र 2 जिले हैं। डी बाराबंकी में। ए मिर्जापुर, बी बुंदेलखंड, सी मिर्जापुर व सोनभद्र, डी बाराबंकी। इसका जो सही आंसर है वह सी मिर्जापुर में वह सोनभद्र। अगर मिर्जापुर की बात करें हम तो इसमें कजरी लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है, लोकगीत के लिए यह प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में यहाँ है आल्हा लोकगीत। बाराबंकी की बात करते हो तो एक धार्मिक स्थान है, देव शरीफ धार्मिक स्थल है एक। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ए सारनाथ स्थल, बी कौशाम्बी स्थल, सी कुशीनगर स्थल, डी पाटलिपुत्र स्थल। ए सारनाथ स्थल, बी कौशाम्बी स्थल, सी कुशीनगर स्थल, डी पाटलिपुत्र स्थल। इसका जो संबंध है वह है बी, जैन और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित है। सारनाथ की बात करें तो यहाँ पर बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, उपदेश दिया था। सारनाथ ये वाराणसी में है। कुशीनगर की बात करें तो ये है बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, यानी कि बुद्ध ने यहाँ शरीर त्यागा था, अपना शरीर त्याग दिया था, इसलिए से महापरिनिर्वाण स्थल कहा जा। पाटलिपुत्र की बात करें तो यहाँ पर जैन धर्म की प्रथम
प्रथम जैन महासभा हुई थी। प्रथम जैन संधि थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है उद्योग, सूची 2 में है इसके केंद्र। ए में है लकड़ी के खिलौने, बी खेल का सामान, सी पित्तल की मूर्तियां, डी दिया सलाई। ए केंद्र में मेरठ, बरेली, वाराणसी और मथुरा। अगर हम लकड़ी के खिलौने की बात करें तो ये पाए जाते हैं वाराणसी में। खेल का सामान ये मिलता है मेरठ में। पित्तल की मूर्तियां इसकी बात करें तो ये मिलता है मथुरा में। दिया सलाई ये मिलता है बरेली में, यानी कि ये केंद्र इसके लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।